issues, settlement of issues of law on issue of law on issue agreed upon। ठीक है, ये इशू क्या होता है कि कोर्ट देखती है कि कोर्ट सबसे पहले क्या, कोर्ट के पास आ जाता है आपका प्लेंट आती है। ठीक हो गया, प्लेंट आती है, प्लेंट के बाद आपका वो आ जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है, मतलब दावा आ गया, जवाब दावा आ गया। जब जवाब दावा आ जाता है तो कोर्ट देखती है कि जी प्लेंटिफ क्या कह रहा है और डिफेंडेंट क्या कह रहा है। सपोज के सूट आया, दावा आया एग्रीमेंट टू सेल का। एग्रीमेंट टू सेल मैडम नईमा समद साहबा कहती हैं कि जी मैंने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है मैडम लुबना शेन साहबा से, और मैंने 30 लाख की खरीदी है 1 एकड़, और उसमें से मैंने 20 लाख पे कर दिया। ये क्या है, ये एलर्जी कर रही है नईमा समद साहबा। ठीक है, अब इनका ये क्लेम आ गया तो डिफेंस साइड से आपका दूसरी पार्टी जो है डिफेंडेंट, वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगी। रिटर्न स्टेटमेंट आप देंगे तो वो उनका वो रिटर्न स्टेटमेंट वो आया कि वो उसमें से कह सकती हैं कि जी एग्रीमेंट हुआ है, या कहेंगे कि नहीं हुआ, या फिर वो कहेंगे कि एग्रीमेंट हुआ है और पेमेंट जो है 20 लाख नहीं 10 लाख दी गई है। अब ये एक पार्टी कहेगी कि जी पोजेशन दिया गया, दूसरी पार्टी कहेगी कि नहीं पोजेशन नहीं दिया, पोजेशन हम बाद में देना है। तो जो भी वेरिएंस होगा उस पे कोर्ट इशू फ्रेम कर देगी, उस पे फ्रेम कोर्ट इशू फ्रेम कर देगी। ठीक है, सपोज के एग्रीमेंट टू सेल, वो प्लेंटिफ कहता है एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ठीक है, दूसरा डिफेंडेंट कहता है कि जी एग्रीमेंट टू सेल नहीं हुआ, और प्लेंटिफ कहता है कि इतनी पेमेंट वसूल कर लिए, वो कहता है कि नहीं हुई। तो कोर्ट इशू फ्रेम करेगी कि वेदर द प्लेंटिफ इंटर इनटू एग्रीमेंट विद डिफेंडेंट। ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन अमाउंट रुपीज फला फला ऑफ हाउस नंबर या जो भी है प्रॉपर्टी नंबर, वो उस कोर्ट लिख देगी। तो ये एक इशू हो जाएगा उस पे। अब एलिगेशन को एलिज कौन कर रहा है कि जी एग्रीमेंट हुआ है, वो प्लेटिव कह रहा है, तो कोर्ट लिख देगी ओपीपी, लिखेगी ओपीपी आपका, वो ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिव। ठीक है, अब इसी तरह वो डिफेंडेंट कहता है कि जी कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये जो दावा जो है फॉल्स एंड फ्रीवियस है। ठीक है, ये दावा फॉल्स एंड फ्रीवियस है, तो कोर्ट उस पे इशू फ्रेम करेगी कि क्या whether the suit of plaintiff is based on false and frivolous facts and liable to dismiss, and defendant entitled to get a special cost under section 35A। ठीक है, तो ये इशू फ्रेम कर दिया। अब कौन कह रहा है, डिफेंडेंट कह रहा है कि ये सूट जो है डिसमिस होना चाहिए। ठीक है, तो अब उस पे प्लेंटिफ का क्या बयान आ गया, प्लेंटिफ का मतलब उसने कोर्ट ने इशू फ्रेम किया और ओनर्स टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट रखा है, ओनर्स टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट रखा है ये। ठीक है, ये इस तरह हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, पढ़ के ना मैं आपको आज प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा कि जी इश्यूज फ्रेम कैसे होते हैं। ठीक है, इशू फ्रेम कैसे होते हैं, जब कोर्ट इशू फ्रेम करती है तो पार्टी भी कोर्ट को असिस्ट कर सकती है कि जी आप ये इश्यूज फ्रेम करें, आप ये इश्यूज फ्रेम करें। चले, कहता है जी फ्रेमिंग ऑफ इशू, इश्यूज issues arise when material preposition of fact is a material preposition of fact or law, preposition of fact or law is affirmed by one party and alleged by another party, affirmed by one party and denied by another party। एक पार्टी अफर्म करती है कि ये ऐसा है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है कि ऐसा नहीं है। अब कोई बताएगा कि इशू ऑफ फैक्ट कौन से होंगे। ठीक है, इशू ऑफ फैक्ट, प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट क्या है कि जी आप प्लेंटिफ कहता है कि जी एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है,
क्या एग्रीमेंट मेड, ये आपका क्या है, ये आपका इशू ऑफ फैक्ट है। क्या पोजेशन डिलीवर्ड, पोजेशन डिलीवर्ड, ठीक है, ये क्या है, ये आपका इशू ऑफ फैक्ट है, ये आपका इशू ऑफ फैक्ट है। आगे आपका या वो पार्टी कहती है कि जी पोजेशन डिलीवर हो गया है, या फिर आपका वो कहती है कि जी इतनी अमाउंट रिसीव हुई है, ठीक है। आपका सपोज के कहते हैं जी 35 लाख, 3,35,000 एज एज अर्नेस्ट अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय सेलर, ठीक है। ये क्या है, ये सारे आपके इश्यूज ऑफ फैक्ट हैं, ये क्या है, ये इशू ऑफ फैक्ट है, ये इशू ऑफ फैक्ट है, ठीक है। को जो पार्टी के दरमियान बातें होती हैं, जो पार्टी के दरमियान बातें होती हैं, वो आपका क्या है, वो आपका इश्यूज ऑफ फैक्ट है, ठीक है। जो आपस में तय करती हैं वो इशू ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अब इशू ऑफ लॉ, इशू आई वन ऑन प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। लॉ क्या है कि जी आपकी काज ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या है जी, नो काज ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या नो काज ऑफ एक्शन। अब काज ऑफ एक्शन क्या है, आपकी काज ऑफ एक्शन, ये आपका ये भी इशू ऑफ लॉ है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ये क्या है, ये भी आपका इशू ऑफ लॉ है, ठीक है। आप वो कहते हैं कि वेदर द सूट टाइम पर लिमिटेशन, लिमिटेशन, ये भी आपका इशू ऑफ लॉ है। तो क्या कहते हैं कि जी वन इशू अराइज, इशू कब अराइज होते हैं, इशू अराइज व्हेन मटेरियल प्रेपोजिशन, मटेरियल प्रेपोजिशन आपका अफेक्ट और लॉ is affirmed by one party and denied by another, affirmed by one party and denied by another, ये है आपका इशू ऑफ लॉ। और तब इशू फ्रेम होते हैं, इशू कब फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये इशू कब फ्रेम होते हैं, जब एक पार्टी एक फैक्ट को अलेज करती है, दूसरी डिनाई करती है, तो कोर्ट उस पर इशू फ्रेम कर देगी, ठीक हो गया। आगे आर्डर 14 रूल 1 का सब रूल 2, रूल 1 सब रूल 2, वो क्या कहता है, material preposition are those preposition of law or fact which plaintiff must allege in order to show his right। अब मटेरियल preposition क्या, कि वो एक पार्टी अलेज करती है किस लिए, अपना मतलब राइट को शो करने के लिए, और डिफेंडेंट मस्ट अलेज टू कॉन्स्टिट्यूट एज डिफेंस, टू कॉन्स्टिट्यूट एज डिफेंस, के डिफेंडेंट वो शो करता है मटेरियल preposition के, मटेरियल preposition के आपका वो अपना डिफेंस कर सके, ठीक है। अब मटेरियल preposition क्या है, कि आपका मटेरियल preposition में बोल रहा हूं कि आपका एग्रीमेंट होना या ना होना, ये क्या है, मटेरियल preposition है। एग्रीमेंट होना या ना होना, ये क्या है, आपका मटेरियल preposition है। आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, सपोज के मैडम एग्री एग्रीमेंट, ठीक है। अब नईमा समझ सभा कहती है कि जी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है, मैंने 20 लाख पे कर दिया है और पोजेशन मुझे मिल रहा है, तो ये 20 लाख पे करना, एग्रीमेंट होना क्या कर रहा है, वो उनके राइट को शो कर रहा है, राइट टू सू, कि अब उन्होंने पेमेंट कर दिया तो डेफिनेटली उनको पोजेशन मिलना चाहिए और उनको नाम पे ज़मीन होनी चाहिए, तो वो उसका राइट शो कर रहा है। इसी तरह ये लुबना शहन साहबा कहते हैं कि नहीं कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मैंने कोई साइन नहीं किए, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, ये सारा जाली बनाया गया है एग्रीमेंट टू सेल, तो ये उनकी प्रपोजिशन है, मटेरियल प्रपोजिशन
डिफेंडेंट की है जिसमें वो अपना डिफेंस बता रही है, ठीक है, जिसमें वो अपना डिफेंस बता रही है। अब थर्ड कहता है ईच मटेरियल प्रेपोजिशन, ईच मटेरियल प्रेपोजिशन affirmed by one party and denied by another party from the subject of a distinct issue, ठीक है। हर प्रेपोजिशन पे, हर मटेरियल प्रेपोजिशन जो कि एक पार्टी एलाइज करती है दूसरी डिनाई करती है, तो उसका अलहदा इशू बनाया जाएगा, उसका अलहदा इशू बनाया जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि चार्ज फ्रेम के दौरान के हर ऑफेंस का अलहदा चार्ज लगता है। जैसे 302 लगी है तो उसका अलहदा चार्ज लगेगा, 337 लगाई है अलहदा चार्ज लगेगा, वो अगर घर में गया है और इंटर हुआ है 457 अलहदा लगेगा। तो ये क्या है, अगर हार्ट और चोरी की नियत से गया है तो 452 लगेगा। हर डिस्टिंक्ट एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस शैल बी चार्ज्ड एंड ट्राइड सेपरेटली, ये आपका 233 बताता है 233। तो इसी तरह यहाँ पे भी बता रहा है कि हर मटेरियल प्रेपोजिशन जो कि एक पार्टी अलेज करती है दूसरी डिनाई करती है तो उसका अलहदा इशू फ्रेम होगा। जैसे ये मैडम नईमा साहबा कहती है कि जी मेरा एग्रीमेंट हुआ है, तो कोर्ट इशू फ्रेम करेगी कि वेदर दी प्लेंटिफ इंटर इनटू एग्रीमेंट विद डिफेंडेंट विद रुपीज जितनी वो कहेगी। आगे मैडम ये लुबना शीन साहब कहती है नहीं कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, इस पे इशू हो गया। अब ये मैडम मतलब प्लेंटिफ कहता है कि जी मुझे पोजेशन मिल गया है, जब एग्रीमेंट टू सेल हुआ है पोजेशन मिल गया है, और डिफेंडेंट कहता है कि कोई पोजेशन नहीं है मेरे पास, प्रॉपर्टी है लोकल कमीशन में बेच लें, तो वो कोर्ट वेदर दी पोजेशन डिलीवर टू प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट, ये इशू फ्रेम कर देगी। ठीक हो गया। अब दूसरी पे अब कहते हैं ये आपका डिफेंडेंट साहब कहते हैं कि जी ये तो सूट टाइम पार्ट है, प्लेंटिफ कहता है नहीं ये विद इन टाइम है, मैं विद इन टाइम आया हूँ कोर्ट में, तो इस पे कोर्ट इशू फ्रेम कर देगी कि वेदर दी सूट इज टाइम पार्ट लायबल टू डिसमिस, हिंस लायबल टू डिसमिस। तो कोर्ट क्या उस पे इशू अलग कर देगी कि क्या ये सूट टाइम पार्ट है, ठीक है। प्लेंटिफ डिफेंडेंट कहता है कि जी ये सूट जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं लगता, तो वो एक और इशू प्लेंटिफ कहेगा कि नहीं मेरी कॉज ऑफ एक्शन बनती है, मेरी एग्रीमेंट चालू हुआ है, मैंने पेमेंट किया है, तो कोर्ट इशू फ्रेम कर देगी कि वेदर दी प्लेंटिफ मतलब वेदर दी सूट ऑफ प्लेंटिफ डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन आर नॉट, तो इस पे इशू फ्रेम कर देगी। तो हर मटेरियल उसका प्रोपोजिशन, हर मटेरियल प्रोपोजिशन की अलहदा इशू फ्रेम किया जाएगा। हर मटेरियल प्रोपोजिशन जो कि एक पार्टी हर मटेरियल प्रोपोजिशन जो कि एक पार्टी एलाइज करेगी दूसरी डिनाई करेगी शेल फॉर्म डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट इशू, वो एक अलग हर मतलब हर हर इशू का एक मतलब हर प्रेपोजिशन का अलग इशू बनाएगी कोर्ट, ठीक है, हर प्रेपोजिशन का अलग इशू बनाएगी। आगे कहता है आपका कि द इश्यूज आर टू काइंड, इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया है कि इशू ऑफ फैक्ट क्या है, ये इशू ऑफ ये आपका इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ है। ठीक है, ये आपके इशू ऑफ फैक्ट हैं, ठीक है। आपका दूसरा ये आपका इशू ऑफ लॉ है, ठीक है, काज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, कोर्ट फीस, ठीक है, कोर्ट फीस, ये आपका इशू ऑफ लॉ है, ठीक है। इस पे आप कोर्ट फीस का भी कह सकते हैं, इस पे आप कोर्ट फीस का भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इशू ऑफ लॉ है, ठीक है। इशू ऑफ फैक्ट क्या है
कि जी एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये इशू फैक्ट है। पोजेशन डिलीवर हुआ नहीं हुआ, इशू फैक्ट है। इतनी अमाउंट, अर्नेस्ट अमाउंट जो जिसको हम टोकन मनी कहते हैं, ठीक है, वो रिसीव हुई है नहीं हुआ, ये इशू फैक्ट है। दूसरा काज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन, ये आपका इशू ऑफ लॉ है। ये दो किस्म के इशू होते हैं और कोई इसकी इशू की कोई काइंड नहीं है। आगे 5 कहता है एट फर्स्ट हियरिंग, एट फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग। जी नईमा समझ सवा मैडम, फर्स्ट हियरिंग और एडजर्न हियरिंग में क्या फर्क है? फर्स्ट हियरिंग जो पहली बार हियरिंग होती है और जो उसकी बाद जितनी भी होती है वो एडजर्न हियरिंग्स होती हैं सर। लेकिन एडजर्न हियरिंग को हम जो मुलतवी कर दी जाती हैं उन्हीं की एडजर्न हियरिंग्स कहते हैं ना? जी लुबना शेन साहबा। जी सर। सर फर्स्ट हियरिंग वो होती है जो इशू फ्रेम होने से पहले होती है, और एडजर्न हियरिंग्स वो होती हैं जो आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इशू जितनी भी हियरिंग्स एडजर्न होती हैं उनको एडजर्न हियरिंग कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने लिखवाया था, ये मैंने ये चीजें लिखवाई थी, इसलिए मैंने पूछा है ये चीजें सर मैं एडजर्न हियरिंग पे ना थोड़ा सा इसी कंफ्यूजन के पीछे हमने एक पढ़ा था सेक्शन, मुझे भी माइंड में नहीं है कि वो कौन सा था। मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी सर। उसमें एडजर्न हियरिंग को ना मतलब उसमें था कि वो जब केस को मुलतवी कर दिया जाता है, यानी एक्स पार्टी नहीं किया जाता और मैडम अगली डेट तक मुलतवी कर दिया जाता है, वो तो वो वो सर क्या केस को कहते हैं? वो केस को एडजर्न किया जाता है, मतलब मुलतवी किया जाता है, ठीक है। वो ये भी एडजर्न होती है फर्स्ट हियरिंग। लॉ की वर्डिंग में ये है कि जो जब इशू फ्रेम नहीं होते जितनी देर तक, वो सारी जो डेट्स होती हैं वो आपका मतलब जवाब दवा आ गया, वो समन हो गए, नोटिस हो गए, ठीक है। इशू फ्रेम करने से पहले जितनी भी डेट्स होती हैं उनको कहते हैं फर्स्ट हियरिंग। इश्यू फ्रेम होने के बाद वो आपका एडजर्न हियरिंग होती है, ठीक है। अब जो आपका जो रियल ट्रायल स्टार्ट होता है वो इश्यू फ्रेम करने के बाद होता है। इसी तरह क्रिमिनल ट्रायल की बात करें तो जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, फर्दर जर्म लग जाती है, तो तब ट्रायल स्टार्ट होता है। पहले की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपकी उसमें नहीं आती, पहले की प्रोसीडिंग उसमें नहीं आती, पहले फिर की तो जो जो प्रोसीडिंग। फर्स्ट उसमें रिलेटेड तो यही होता है ना, फ्रेमिंग ऑफ इशू से रिलेटेड हियरिंग्स हो रही होती होंगी कि एक पार्टी जाके फाइल कर रही है कंप्लेंट, तो अगली पार्टी रिटन स्टेटमेंट दे रही है कि वो डिनाई चार्ज कर रही है। असल ट्रायल चार्ज फ्रेम करने के बाद या इशू फ्रेम करने के बाद स्टार्ट होता है मैडम। फिर फर्स्ट हियरिंग में क्या होता है? फर्स्ट हियरिंग में आपका रिटन स्टेटमेंट आता है, नोटिस होती है, सारा कुछ फर्स्ट हियरिंग में होता है। वो फर्स्ट हियरिंग से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ वो पहली डेट होगी, नहीं, जितनी भी डेट्स होंगी उनको हम फर्स्ट हियरिंग कहते हैं, ठीक है, लॉ की सेंस में। अब ये यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। कहता है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट कोर्ट शैल आफ्टर रीडिंग द प्लेंट, ठीक है, पहले आफ्टर रीडिंग द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों, अगर रिटन स्टेटमेंट कहता है इफ एनी, अगर है तो, अगर है तो, ठीक है, एंड आफ्टर सच एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, आफ्टर सच एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ठीक है, अगर मतलब कोर्ट पार्टीज को भी एंड असर्टेन अपॉन what the material position proposition of fact or law the parties are at variance। कोर्ट देखेगी कि कितनी कौन पे कोर्ट जो है पार्टी जो है ना वेरी करती हैं एक दूसरे से के इख्तलाफ में है, ठीक है। वेरिएंस क्या कि मैडम नईमा समर साहबा ने 30 लाख की प्रॉपर्टी ली, वो कहती हैं कि मैंने 20 लाख जमा करवा दिया है, ठीक है। अब लुबना शेन साहबा जो कि सेलर है, डिफेंडेंट है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो 10 लाख मेरे अकाउंट में है, तो बाकी तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। तो ये क्या है, ये वेरिएंस होगा। तो फिर कोर्ट इशू फ्रेम करेगी कि whether the defendant received 20 लाख रुपीज एज अर्नेस्ट अमाउंट, ठीक है, क्योंकि एलाइज कर रहा है प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ ने ही ये प्रूव करना है, और ये आएगा ओपीपी, मतलब ऑनेस्ट टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ कह रहा है कि जी मैंने 20 लाख दे दिया। सर मैं यही सर बात आपसे पूछ रही थी ना
कि देखिए पहले सूट फाइल हुआ, यानी एक ने दावा किया जी ये चीज हुई है और अगले ने डिनाई किया। मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में तो वो फिर वो उन दोनों की मतलब जो स्टेटमेंट है उसको कंपेयर करके जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा होगा, तब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगी ना। मतलब ये तो जो पहले हियरिंग होती रहेंगी फर्स्ट, उसमें वो यही